मेहमानों के सामने सास ने बहू के मायके से आए टिफिन को कूड़े में फेंक दिया। लेकिन रात को उसी टिफिन की वजह से पूरा परिवार रो पड़ा। ये क्या है? मेरी सास सुशीला देवी ने मेरे हाथ से स्टील का पुराना टिफिन छीनते हुए पूछा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि ड्राइंग रूम में बैठे सभी मेहमानों की नजरें हमारी तरफ उठ गईं। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने टिफिन खोल लिया। अंदर आलू के पराठे, आम का अचार और बेसन के लड्डू रखे थे। उन्होंने देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि मैं पहचान गई थी यह सब मेरी माँ के हाथ का बना हुआ था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सुशीला देवी ने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा, इतने बड़े घर की बहू होकर भी मायके से डिब्बों में खाना मंगवाती हो। क्या हम तुम्हें खाना नहीं खिलाते? मैं घबरा गई। मम्मी जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्होंने प्यार से भेजा है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने टिफिन उठाया और आंगन में रखे कूड़ेदान में उलट दिया। पराठे, अचार, लड्डू सब कूड़े में गिर गए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखें भर आईं। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द मुझे इस बात का था कि दरवाजे पर खड़ा मेरा छोटा भाई रोहित यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। वही यह टिफिन लेकर आया था। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। ले उसने धीरे से कहा, आंटी, माँ ने रात भर जागकर बनाया था। लेकिन सुशीला देवी ने उसे बीच में ही रोक दिया। ले जाओ अपना खाली टिफिन, और आगे से यह सब भेजने की जरूरत नहीं है। रोहित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपमान साफ दिखाई दे रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं इसी घर में यही करती आई थी। चुप रहना। मेरा नाम पूजा था। शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे पति विनय एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वह बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपनी माँ के खिलाफ कभी खड़े नहीं होते थे, चाहे सामने कितना भी अन्याय क्यों ना हो। उस दिन भी जब यह सब हुआ, वह सोफे पर बैठे रहे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि माँ, आपने गलत किया है। रोहित चुपचाप खाली टिफिन उठाकर चला गया। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन सुशीला देवी की मौजूदगी में हिम्मत नहीं हुई। उसके जाते ही रिश्तेदारों के बीच फिर बातें शुरू हो गई, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी थी। किसी को क्या पता था कि वह टिफिन सिर्फ खाने का डिब्बा नहीं था, वह मेरी माँ का प्यार था। मेरी माँ, जो पिछले 1 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिनके हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे, जो मुश्किल से खड़ी हो पाती थी। फिर भी उन्होंने रात भर जागकर मेरे लिए पराठे बनाए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे बचपन से उनके हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। उस रात मैं अपने कमरे में बहुत रोई, लेकिन किसी ने मेरी परवाह नहीं की। अगले दिन सुबह मैं माँ को फोन भी नहीं कर पाई। मुझे डर था कि उनकी आवाज सुनते ही मैं टूट जाऊंगी। उधर सुशीला देवी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 दिन बाद घर में एक बड़ा कार्यक्रम था। मेरे देवर की सगाई होने वाली थी। रिश्तेदार आने शुरू हो चुके थे। घर में चहल पहल थी। हर कोई तैयारियों में लगा था। मैं भी सुबह से रात तक काम कर रही थी, लेकिन भीतर कहीं वह टिफिन वाला दृश्य बार बार मेरे सामने आ जाता था। तीसरे दिन अचानक मेरे मायके से फोन आया। मेरी मौसी रो रही थी। उन्होंने बताया कि माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत विनय से कहा कि मुझे अस्पताल जाना है, लेकिन तभी सुशीला देवी बोल पड़ी, अभी सगाई सिर पर है, ऐसे समय घर छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं हैरान रह गई। मम्मी जी, मेरी माँ अस्पताल में है, लेकिन उनका जवाब वही था, तुम्हारी जिम्मेदारी पहले यह घर है। मैंने उम्मीद से विनय की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सगाई के बाद चले जाना। उस पल मुझे लगा जैसे मैं इंसान नहीं, मशीन हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सगाई का समारोह था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब हंस रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन मेरे दिल में डर बैठा था। बार बार अस्पताल फोन करती, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिलता। शाम को सगाई शुरू हुई। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर हलचल हुई। किसी ने आकर कहा, पूजा, तुम्हारे मायके से कोई आया है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं दौड़कर बाहर पहुंची। वहां रोहित खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में टिफिन नहीं था।
उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने घबराकर पूछा, माँ कैसी है? रोहित ने कुछ सेकंड तक मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से वह लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। दीदी, माँ ने कहा था कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो यह आपको जरूर दे दूं। रोहित की बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। लिफाफा अभी भी मेरी मुट्ठी में था और दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि मुझे अपने आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने कांपते हाथों से माँ का खत खोला। उसमें लिखा था, बेटी, अगर कभी मेरा भेजा टिफिन तेरे हाथ तक ना पहुंचे तो दुख मत करना। माँ का प्यार किसी डिब्बे में बंद नहीं होता। बस इतना याद रखना कि तू कभी अपना सम्मान मत खोना। खत पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने घबराकर रोहित का हाथ पकड़ लिया। सच सच बता, माँ कैसी है? इस बार रोहित खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने काफी आवाज में कहा, दीदी, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पहुंचने से पहले ही माँ। वह आगे नहीं बोल पाया। मेरे कान सुन पड़ गए। मैंने उसे झकझोरते हुए पूछा, रोहित, बोल ना। उसने सिर झुका लिया और फूट पड़ा। मां नहीं रही दीदी। इतना सुनते ही मेरे हाथ से लिफाफा गिर गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कुछ पल पहले तक जिस माँ के लिए मैं अस्पताल जाने की जिद कर रही थी, जो मेरे लिए रात भर जागकर पराठे बना रही थी, जो सोच रही थी कि उनकी बेटी उनके हाथ का खाना खाकर खुश होगी, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सगाई की रस्में रुक गई। रिश्तेदारों की भीड़ एक तरफ हट गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। माँ रात में रसोई में खड़ी है, कमजोर हाथों से पराठे बना रही हैं। रोहित से कह रही हैं, सुबह जल्दी निकल जाना, पूजा को गरम गरम पहुंचा देना। और फिर वह टिफिन जो मेरे हाथ तक पहुंचा भी नहीं, कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मैं रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मैं माँ से मिल भी नहीं पाई। तभी मेरी नजर सुशीला देवी पर पड़ी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि उन्होंने सिर्फ खाना नहीं फेंका था, किसी माँ का आखिरी प्यार फेंक दिया था। उसी समय विनय मेरे पास आया। उसने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं टूट चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं उस दिन अस्पताल जाना चाहती थी। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम मुझे रोकते नहीं तो मैं माँ से आखिरी बार मिल लेती। मेरे शब्द सुनकर विनय का सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच यही था, अगर उसने उस दिन मेरा साथ दिया होता, अगर उसने अपनी माँ के सामने एक बार भी कहा होता कि पूजा अपनी माँ के पास जाएगी, तो शायद मैं माँ को आखिरी बार देख पाती। लेकिन उसने चुप रहना चुना था, और अब वह चुप्पी जिंदगी भर उसका पीछा करने वाली थी। उसी रात मैं रोहित के साथ मायके चली गई। माँ का पार्थिव शरीर घर के बीचों बीच रखा था। पूरे मोहल्ले की आंखें नम थी। मैं माँ के पास बैठ गई और उनके ठंडे हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब यह हाथ कभी मेरे सिर पर नहीं फिरेंगे। मेरी नजर बार बार उस खाली कुर्सी पर जा रही थी, जहां माँ बैठकर मेरा इंतजार किया करती थी। रोहित ने धीरे से बताया कि टिफिन भेजने के बाद माँ बार बार पूछ रही थी, पूजा ने पराठे खाए या नहीं। और जब तक उनकी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी, वह यही सोचती रही कि उनकी बेटी उनके हाथ का खाना खाकर खुश होगी। यह सुनकर मेरा कलेजा फट गया। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ। विनय भी आया था, लेकिन मेरी आंखें उससे मिलने तक को तैयार नहीं थी। उसने दूर खड़े होकर सब कुछ देखा। शायद पहली बार उसे समझ आया था कि किसी बेटी के लिए उसकी माँ क्या होती है। कुछ दिन बाद मैं वापस ससुराल नहीं लौटी। मैं मायके में ही रहने लगी। मेरे भीतर अब कोई गुस्सा नहीं बचा था, सिर्फ एक खालीपन था। उधर ससुराल में भी माहौल बदल चुका था। सगाई की खुशियां खत्म हो गई थी। रिश्तेदार जब भी घर आते उसी घटना की बात करते। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल होता, अगर बहू को उसकी माँ के पास जाने दिया होता तो क्या बिगड़ जाता। धीरे धीरे यह बात पूरे परिवार के लिए शर्म का कारण बन गई। सबसे ज्यादा बदलाव विनय में आया। वह कई बार मुझसे मिलने आया, लेकिन मैं उससे नहीं मिली। उसे पहली बार अपनी गलती का वजन महसूस हो रहा था। एक दिन वह मेरे घर आया और मेरे सामने बैठकर बोला, मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा,
कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से आखिरी बार मिलने नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली बार देखा कि वह सच में पछता रहा था। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ माफी से नहीं भरते। उधर सुशीला देवी की हालत भी बदल गई थी। जो महिला कभी अपने फैसलों पर घमंड करती थी, वह अब हर दिन पछतावे में जी रही थी। एक दिन वह खुद मेरे मायके आई। उनके हाथ में वही खाली स्टील का टिफिन था। उसे देखते ही मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने टिफिन मेरे सामने रख दिया और रोते हुए बोली, मैं इसे वापस भर नहीं सकती बहू। मैं तेरी माँ का प्यार वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। यह कहते हुए उन्होंने मेरे पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गई। मैंने उन्हें रोका और कहा, मम्मी जी, गलती का दर्द आपको कुछ साल रहेगा, लेकिन मेरी सजा जिंदगी भर की है। मैं अपनी माँ की आखिरी आवाज भी नहीं सुन पाई। मेरी बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार उन्हें अपने अहंकार की असली कीमत समझ आई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। माँ तो वापस नहीं आई, लेकिन उनकी कही बातें हमेशा मेरे साथ रही। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी जिंदगी को फिर से संभालना शुरू किया, लेकिन हर बार जब मैं रसोई में आलू के पराठों की खुशबू महसूस करती, मेरी आंखें भर आती, क्योंकि मुझे याद आ जाता कि किसी माँ ने अपनी बेटी के लिए प्यार से टिफिन भेजा था और वह बेटी उसे कभी खा ही नहीं पाई। और यही बात धीरे धीरे पूरे परिवार की सबसे बड़ी सीख बन गई। लोग उस घटना को आज भी याद करते हैं, लेकिन टिफिन फेंकने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि एक पल के अहंकार ने एक बेटी से उसकी माँ की आखिरी याद छीन ली थी। और उस दिन के बाद सुशीला देवी ने कभी किसी के मायके से आई चीज का अपमान नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा याद रहता था कि कभी कभी एक साधारण सा टिफिन सिर्फ खाना नहीं, किसी माँ का आखिरी प्यार भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।